हाँ जी जॉको, शुरू करें। टाइम ऑफ सप्लाई। हिमांशु भैया, व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? किस मंथ की रिटर्न में टैक्स भरना पड़ेगा इन जीएसटी और 1, दैट इज योर टॉपिक। टाइम ऑफ सप्लाई बताएगा किस मंथ की रिटर्न में टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है जी। टाइम ऑफ सप्लाई को पढ़ने के लिए पहले आपको सेक्शन 31 पढ़ना पड़ता है, जो कि बताता है कि इनवॉइस कब तक इशू कर देना चाहिए। दो वर्ड होते हैं, तो लास्ट डेट या ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस। इनवॉइस कब तक इशू कर देना चाहिए। इसमें दो केसेस बनते हैं। सेक्शन 31 क्या बताता है? लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस की कब तक इनवॉइस इशू कर ही देना चाहिए। गुड्स के ऊपर लॉ अलग है, सर्विस के ऊपर लॉ अलग है। गुड्स के ऊपर लॉ कैसे है? केस 1, या तो कहते हैं मूवमेंट इन्वॉल्व होगी गुड्स की। अगर तो मूवमेंट इन्वॉल्व है तो इनवॉइस कब इशू कर देना चाहिए? जब दुकान से निकलने लगी, क्योंकि रास्ते में इनवॉइस होना ही चाहिए गुड्स के साथ। एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स। अगर मूवमेंट है, मूवमेंट इन्वॉल्व होगी, मूवमेंट होगी। और अगर मूवमेंट नहीं हो रही, मतलब गुड्स या तो रेसिपिएंट के पोजीशन में ऑलरेडी पड़ी हैं, या फिर ऐसा है कि रेसिपिएंट कह रहा है मैं आपकी दुकान से पिकअप करके ले जाऊंगा, उसके बाद मेरी जिम्मेवारी। तो उस केस में क्या होगा? जब भी आपने हैंड ओवर कर दी टू गुड्स टू द रेसिपिएंट, डेट ऑफ हैंड ओवर टू द रेसिपिएंट। पढ़ क्या रहे हम? इनवॉइस कब तक इशू कर देना चाहिए। फिर टीओएस पढ़ेंगे, क्योंकि टीओएस के लिए ये लॉ पता होना जरूरी है। अगर गुड्स की मूवमेंट होगी तो जिस दिन निकाल रहे हो गोडाउन से, और अगर मूवमेंट नहीं होगी तो जब हैंड ओवर कर दी। हैंड ओवर की या मूवमेंट नहीं की एक और दो एग्जांपल्स आती हैं। मैंने मशीनरी ऑलरेडी किराए पे दे रखी है टू द रेसिपिएंट। अब वो रेसिपिएंट बोलता है कि चलो मैं खरीद ही लेता हूँ, तो पहले सप्लाई ऑफ सर्विस था, बाद में सप्लाई ऑफ गुड बन रहा है। जब सप्लाई ऑफ गुड बन रहा है तब पोजीशन ट्रांसफर करने की लोड ही नहीं। पोजीशन ऑलरेडी किसके पास पड़ा है? रेसिपिएंट के पास। तो मूवमेंट नहीं इन्वॉल्व। तो जब उसको हैंड ओवर कर दी, हैंड ओवर मतलब जब उसने कह दिया कि हाँ भाई मैं राजी, मेरी हुई मशीन, तभी हैंड ओवर बन गया, तभी लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस बन गया। थर्ड आ गया, अगर गुड्स रिमूव तो आज कर रहे हैं लेकिन कस्टमर अप्रूवल फ्यूचर में देगा, इसको फाउंडेशन बोलते थे अपन। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। इस केस में क्या होता था कि हम गोडाउन से निकाल तो देते थे, लेकिन जब कस्टमर हाँ भरेगा तब सेल होगी। इसके ऊपर सरकार कहती है इनवॉइस कब इशू कर देना? या तो जब अप्रूवल आ जाए, डेट ऑफ अप्रूवल। डेट ऑफ अप्रूवल ना हमें समझ आता है वर्ड, लेकिन लॉ का वर्ड यहाँ पे है डेट ऑफ सप्लाई। लॉ का वर्ड इज डेट ऑफ सप्लाई, क्योंकि अगर एमसीक्यू में आता है तो डेट ऑफ अप्रूवल नहीं बोलेगा, वो डेट ऑफ सप्लाई बोल देगा। लेकिन डेट ऑफ सप्लाई का इंटरप्रिटेशन क्या है? डेट ऑफ अप्रूवल। जिस दिन उसने हामी भर दी उस दिन इनवॉइस इशू कर दो। या फिर 6 मंथ सरकार कहती बहुत होते हैं फ्रॉम रिमूवल। मतलब अगर गुड्स रिमूव कर दिए एंड सामने वाले बंदे ने हाँ ना भरी, तो भी सरकार ने लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस डीम कर लेना है, विच एवर इज अर्ली। तो हम पढ़ रहे सेक्शन नंबर 31 और सीजीएसटी एक्ट की इनवॉइस कब तक इशू कर देना चाहिए। गुड्स का केस या तो मूवमेंट इन्वॉल्व है, नहीं इन्वॉल्व, या फिर गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। इसके अलावा केस आता है कॉन्टिन्यूस सप्लाई का। पहले तो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड की एग्जांपल बताओ। पल पल हर पल सप्लाई ऑफ गुड हो रही है,
इसमें एग्जांपल आएगी या तो बिजली इलेक्ट्रिसिटी या फिर गैस पाइपलाइन। इसमें क्या हो रहा है, पाइपलाइन बिछी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स डली हुई हैं और कंटिन्यूस आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है बिना रुके। वाटर सप्लाई भी बोल सकते हैं अगर पेड हुई तो। ऐसा ना एग्जाम का फिर तो डिस्कशन नहीं आएगी अगर पेड वाटर सप्लाई हो कौन, ठीक है ना। तो इन केसेस में इट इज नोन एज कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड। अब कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड में लेट्स से एग्जाम्पल के लिए गैस पाइपलाइन उठाते हैं आप। अब इनवॉइस कब इशू कर देना चाहिए? जो गैस पाइपलाइन का सप्लायर है अडानी गैस, तो अडानी गैस आपको कुछ पीरियड के बाद एक पर्ची तो भेजेगा ना कि भाई साहब इतने यूनिट्स कंज्यूम हो गए आपके, आपने 70 kg गैस यूज कर ली। तो सरकार कहती है अगर स्टेटमेंट इशू कर सकते हो, पर्ची भेज सकते हो, तो इनवॉइस नहीं भेज सकते क्या? तो जब पर्ची भेज रहे हैं स्टेटमेंट इशूड, या फिर सप्लायर स्टेटमेंट इशू कर रहा है लेकिन रेसिपिएंट कह रहा है कि क्योंकि काफी सारा सामान आ चुका है तो थोड़ा सा पैसे ही ले लो एक बार, तो जितनी पेमेंट पे कर दी रेसिपिएंट ने, मतलब सप्लायर ने पेमेंट रिसीव्ड, whichever is earlier, स्टेटमेंट इशूड और पेमेंट रिसीव्ड whichever is earlier, तब तक इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। पहले तुमने ये पढ़ लिया कि इनवॉइस कब इशू कर देना चाहिए। जितनी पेमेंट रिसीव होगी या जितनी क्वांटिटी की स्टेटमेंट इशू करती, उतनी क्वांटिटी का इनवॉइस की लास्ट डेट निकल के आ गई। अब उतनी क्वांटिटी की पेमेंट या तो एक बार में आएगी या 2 बार में आएगी। एक बार में आ रही है तो 1 TOS निकलेगा, 2 बार में आ रही है तो 2 TOS निकलेगा। TOS निकलेंगे जितनी बार पेमेंट आएगी। ये लॉ पढ़ के ये पता लग रहा है डेट ऑफ इनवॉइस कितनी। स्टेटमेंट इशू करी 70 क्वांटिटी की और स्टेटमेंट पहले आ गई तो पेमेंट भूल जाओ, 70 क्वांटिटी का लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस एक ही निकलेगा। अब ये 70 क्वांटिटी का जो बाद में पेमेंट आ रही होगी वो अगर 3 टुकड़ों में आ रही है तो TOS 3 निकलेंगे, क्योंकि जब जब पैसा आएगा तब तब TOS चेक करना पड़ेगा। लेकिन एक और बात, ये बात सही है कि जब जब पैसा आता है तब तब TOS चेक करना होता है। सर्विस के केस में तो हाँ, जब जब पैसा आएगा तब तब चेक करना है। लेकिन गुड्स के केस में ना, क्योंकि गुड्स के केस में पैसा आना तो मैटर नहीं करता, TOS का लॉ जब पढ़ेंगे। सुनो एक बार फिर से आ जाएंगे इस बात के ऊपर, नहीं रखते एक बार तो आप ये देखो इनवॉइस कब इशू करना है वो समझ में आ गया होगा। आ जाओ, अगर सर्विस का केस है तो इनवॉइस कब इशू करना है। सरकार कहती है देखो यार सबसे पहले तो ये चेक करो कि वो नॉर्मल सर्विस है या कॉन्टिन्यूस सर्विस है। देखो गुड्स कॉन्टिन्यूस में वैसे दिख रहा होता है जो अगर पल पल हर पल का केस है। सर्विस के केस में कॉन्टिन्यूस कब बोलते हैं? कहते हैं जब सर्विस का स्टार्ट और सर्विस का एंड इसका गैप मोर देन 3 months हो तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। और अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो नॉर्मल बन गई, अप टू 3 month वाली। अगर नॉर्मल सर्विस का केस है तो कहते हैं इनवॉइस कितने दिन में इशू करना है। जनरली डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस प्लस 30 days। लेकिन अगर बैंक, इंश्योरेंस, NBFC का केस हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का केस हो, इनका केस मतलब अगर ये वाले बंदे सप्लायर हो, अगर बैंक का सप्लायर है तो इन्होंने इशू करना है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस प्लस 45 days। ये प्लस 30 days तो करना आता ही है ना आपको, कि अगर सर्विस कंप्लीट हुई है 2 सितंबर 2024 को तो 30 दिन जोड़ दो, सितंबर का महीना 30 का ही होता है तो 2 अक्टूबर ही आंसर आ गया, 2 अक्टूबर 24। प्लस माइनस खेलना है, ठीक है जी। और अगर कॉन्टिन्यूस का केस हो फिर इसमें 3 केस बनते हैं। अगर कॉन्टिन्यूस सर्विस का केस हो फिर 3 केस बनेंगे। या तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एग्जिस्ट करेगा,
और अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं एग्जिस्ट करता तो अलग लॉ है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट मतलब लेट से आपने रिपेयर वाला बंदा हायर कर रखा है और रिपेयर वाले बंदे को कह रखा है कि हमारे स्कूल का ठेका तेरे पास, पूरा साल तूने रिपेयर करनी है। बोलते बताना ये सर्विस एग्जम्प्ट होगी, टैक्सेबल होगी। स्कूल वाले ने रिपेयर वाले को हायर कर रखा है, एजुकेशन स्कूल है, बच्चों को डिग्री करवाते हैं सीबीएसई बोर्ड वाली 10th 12th तक, रिपेयर वाले को हायर कर रखा है, टैक्सेबल एग्जम्प्ट, टैक्सेबल की एग्जम्प्ट है। इनवर्ट सर्विस ऑफ केटरिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग उसमें तो कवर नहीं हुआ। केटरिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी सर्विस इन द प्रीमाइस ओनली उसमें तो कवर नहीं हुआ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसएफ भी है नहीं, एडमिशन और एग्जामिनेशन भी है नहीं, और ऑनलाइन मैगजीन तो यहाँ पे एग्जाम्प्ट ही नहीं होता। तो कुल मिला के इनवर्ट सर्विस है तो टैक्सेबल बन गया, उस केस में तो फॉल नहीं कर रहा, तो टैक्सेबल है ना। अब ये रिपेयर वाले बंदे को पूरे साल के लिए हायर कर रखा है तो कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस बन गया। इस केस में क्या होगा, आप ये चेक करोगे कि क्या कोई ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एग्जिस्ट करती है। लेट्स से स्कूल ने बोल रखा हो कि हर महीने के 60 में तेरे को पैसे दिया करेंगे, हर महीने की 4 तारीख को दिया करेंगे, तो 4 तारीख बिकम्स अ ड्यू डेट। तो ड्यू डेट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो सप्लायर रिपेयर वाले बंदे तेरे को 4 तारीख को इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। तो जो 4th तारीख है हमारी ड्यू डेट, दैट बिकम्स योर लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। लेकिन अगर ऐसी कोई डेट फिक्स नहीं करी हुई तो फिर जिस दिन भी रेसिपिएंट पैसे दे देगा सप्लायर को उस दिन इनवॉइस इशू करना चाहिए। अगर 17 को पैसे दे दिए किसी महीने 25 को दे दिए, जिस दिन भी पैसे मिल गए सप्लायर को उस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर देना। लेकिन अगर एज पर एग्रीमेंट बिटवीन द सप्लायर एंड द रेसिपिएंट ऐसा है कि पेमेंट होगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इवेंट, तो जिस दिन इवेंट कंप्लीट हो गया उस दिन इनवॉइस इशू कर दो। इफ द पेमेंट आफ्टर कंप्लीशन, इफ द पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट, तो जिस दिन कंप्लीट हो गया उस दिन इनवॉइस इशू कर दो। तो ये आपका सेक्शन 31 का लॉ बनता है, इनवॉइस किस दिन इशू कर देना चाहिए। अब टीओएस आपने करना कैसे है, सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13 पैरेलल चलते हैं सीजीएसटी के। पहला केस है एफसीएम का। एफसीएम के केस में 12 बोलता है गुड्स की बात, सर्विस की बात बोलता है सेक्शन नंबर 13। गुड्स में जनरल लॉ क्या है, कहते या तो जिस दिन इनवॉइस इशू हो गया या फिर जब तक इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, दिस इज योर टीओएस व्हिचएवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। पैसा मैटर ही नहीं कर रहा गुड्स के केस में। लेकिन गुड्स हमें पता है एक्शनेबल क्लेम भी होते हैं। अगर गुड्स कौन से हैं एक्शनेबल क्लेम वाले, कौन कौन से होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। एफडी रिसिप्ट एक्शनेबल क्लेम नहीं है, एफडी रिसिप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज एक्शनेबल क्लेम तो है, लेकिन सप्लाई है नहीं तो फिर उसकी डिस्कशन करने की लोड़ ही नहीं। तो सिर्फ 6 एक्शनेबल क्लेम जो शेड्यूल 3 ने सप्लाई की डेफिनेशन में ही रखे हुए हैं, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, तो 6 एक्शनेबल क्लेम है। ये चीजें सप्लाई बनेंगी, इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इस केस में सरकार बोलती है डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। कि सप्लायर ने टैक्स कब भरना है, टीयूएस में हम चेक क्या कर रहे हैं कि सप्लायर ने, आरसी में तो रेसिपिएंट ने टैक्स कब भरना है, किस मंथ की रिटर्न में भरना है। कहते हैं इनवॉइस इशू होगा तो भर दो, इनवॉइस नहीं इशू किया लेकिन लास्ट डेट आ गई इनवॉइस इशू करने की तो भी भर दो, या फिर अगर पैसा आ गया डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट तो भर दो। तो एफसीएम में गुड्स के केस में हम जनरल ऐसे बताते हैं, या तो जनरल लॉ या फिर एक्शनेबल क्लेम। ठीक है जी। और अगर सर्विस का केस हो फिर हम ये चेक करते हैं कि इनवॉइस टाइमली है या नॉट टाइमली। टाइमली नॉट टाइमली कैसे चेक करेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस कंपेयर कर लो। डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट जो पहले निकाल के आए उसको कंपेयर कर लो दोनों को, आपको पता लग जाएगा कि टाइमली है कि नॉट टाइमली। अगर तो इनवॉइस टाइमली है, सरकार कहते हैं इनवॉइस इशू कर दिया, लास्ट डेट तो देखो बाद में पड़ी होगी ना,
लास्ट डेट से पहले ही इनवॉइस इशू कर दिया होगा तभी टाइमली है, तो लास्ट डेट तो भूल जाओ। डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। नहीं राजे, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस डिपेंड करेगा ना, कभी कभी 3 मंथ वाला केस, कभी कभी 30 डेज वाला केस, कभी कभी 45 डेज वाला केस। कॉन्टिन्यूस है तो मोर देन 3 मंथ वाला आपका केस बन गया। मोर देन 3 मंथ वाला अगर केस है तो उसमें 3 बातें आ गई, ड्यू डेट है नहीं है या कंप्लीशन ऑफ इवेंट है। सर लास्ट डेट बहुत सारे तरीकों से निकल के आ रही है, लास्ट डेट जिस मर्जी तरीके से निकले डजंट मैटर, आपने चेक करना है कि हाँ भाई लास्ट डेट से पहले ही इशू कर दिया इनवॉइस, अगर हाँ तो सब सही है यार, बंदा जेन्युइन है, बंदा जेन्युइन है, जिस दिन इनवॉइस इशू कर दिया, जिस दिन पैसा आ गया उस दिन टैक्स भर दो। लेकिन अगर इनवॉइस टाइमली नहीं है, इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया, मतलब क्या हो गया कि लास्ट डेट के भी बाद जाकर के इनवॉइस इशू हो रहा है, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस तो बहुत पीछे पड़ा होगा, उसको इग्नोर मार देते हैं। अब सरकार ने लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जनरली सर्विस के केस में 30 दिन दिए थे, डेट ऑफ सर्विस कंप्लीशन के बाद 30 दिन दिए थे। नॉट टाइमली का मतलब क्या आएगा, सर्विस इस दिन कंप्लीट हुई होगी, विद इन 30 डेज प्लस करके आपका लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस आया होगा, और एक्चुअल में बंदे ने इनवॉइस बाद में इशू किया होगा। इसको तो इग्नोर ही मारना चाहिए क्यों, तो बाद में बहुत मालूम पड़ा है, या तो ये उठाना था लास्ट डेट, सर्विस पहले है ना, सरकार कहती पेनलाइज करेंगे, 30 दिन जो दिए थे ये वापस ले लिए, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस बिकम्स योर टीओएस। ठीक हो गया, ये ध्यान सुन लो क्योंकि इसमें एक अमेंडमेंट वाला सीन भी है। देखो जनरल केस है, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्या होगा कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस की बात नहीं कर रहे, जनरल की बात कर रहे हैं। जनरल की अगर बात करें, जिस दिन सर्विस कंप्लीट करी होगी उसके प्लस 30 डेज करके लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस निकला होगा, 30 डेज या 45 डेज प्लस करके। बंदे ने लास्ट डेट तक भी इनवॉइस इशू नहीं किया, बाद में इशू किया है, इसी को नॉट टाइमली बोल रहे हैं कि टाइमली इशू नहीं किया। जनरल लॉ क्या होता है कि लास्ट डेट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर उठा लो, ये तो बाद में पड़ी है तो ये तो इग्नोर ही मारनी है, डेट ऑफ इनवॉइस तो इग्नोर मार दो। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस आपका टीओएस बनना चाहिए था, सरकार ने थोड़ा सा पीनलाइज कर दिया, पनिशमेंट देती कि मैं, सरकार कहती लास्ट डेट टीओएस नहीं बोलेंगे, इसको टीओएस बोल देंगे बैक डेट से। जो 30 डेज की रिलैक्सेशन दी थी कि हाँ 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू करते ना, वो खोली, बैक डेट को टीओएस बोल दिया। ठीक है जी, तो जनरल केस में क्या बन गया, अगर नॉट टाइम दिया तो डेट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ सर्विस मतलब डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, या फिर इसको बोलते हैं डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है जी, अब अमेंडमेंट वाला केस सुनना, ध्यान सुनना। कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विस है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विस में इनवॉइस कब इशू करते हैं, जब ड्यू डेट अगर एग्रीड हो, तो ड्यू डेट बिकम्स योर लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट तो यहां पे है और इनवॉइस की डेट बाद में है, तभी नॉट टाइमली बना इनवॉइस। ठीक है, यहां पे सर्विस कंप्लीशन कब होगी, लास्ट डेट से पहले, लास्ट डेट के भी बाद में हो सकती है। लास्ट डेट अगर कॉन्टिन्यूस का केस है तो हो सकता है ना ड्यू डेट पहले कॉल कर रही है सर्विस, तो बहुत लंबी चलेगी, तो प्रोविजन ऑफ सर्विस तो यहाँ पे भी हो सकती है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे अगर ये लॉ लिखने लगे कि डेट ऑफ प्रोविजन और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, तो बकवास बन जाएगी। तो यहाँ पे डेट ऑफ प्रोविजन नहीं बोलते, यहाँ पे बोलते हैं लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या बनता है आपका, या तो ड्यू डेट एग्जिस्ट करेगी या ड्यू डेट एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो वाले डेट्स। तो सर्विस में भी ना अब 2 केस बन चुके हैं नॉट टाइमली में, या तो जनरल का लॉ या कॉन्टिन्यूस का लॉ। जनरल का लॉ है तो लॉ क्या बन गया, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, और अगर कॉन्टिन्यूस का केस है तो क्या बन गया, लास्ट डेट या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ, ऐसे बन गई बात। फिर से एक बार बताओगे क्या पढ़ लिया हमने। गुड्स के केस में 2 पढ़ी हैं, या तो जनरली एक्शनेबल क्लेम,
जनरल है तो पैसा नहीं देखना, डेट ऑफ इनवॉइस है लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, और अगर एक्सटर्नल क्लेम है तो डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर चल लिया, उसका केस हो गया। फिर आएगा सर्विस। सर्विस में पहले आप ये चेक करोगे यार टाइमली है या नॉट टाइमली। अगर तो टाइमली है तो फिर लास्ट डेट तो बाद में पड़ी होगी, उसको इग्नोर मार दो, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर चल लिया, खाने खत्म। और अगर क्या नॉट टाइमली, अब ध्यान से देखना पड़ेगा। नॉट टाइमली में दो केस, या तो जनरल या कॉन्टिन्यूस। और अगर जनरल है तो फिर देखो जनरल में क्या आएगा, सर्विस पहले कंप्लीट होएगी, उसके बाद लास्ट डेट बनेगा, उसके बाद डेट ऑफ इनवॉइस हो रहा होगा, तो डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस की बात करें, कॉन्टिन्यूस में हो सकता है कि प्रोविजन सर्विस तो बाद बहुत पीछे पड़ी है, लास्ट डेट पहले है, तो लास्ट डेट अर्लीस्ट वाली डेट ही उठानी है ना, तो अर्लीस्ट वाली आगे लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज। इसमें अमेंडमेंट पता क्या है, ये लॉ मतलब एक क्लैरिफिकेशन इशू करी गई है ऐसे करके, लेकिन इसके अलावा ना बहुत सारे केसेस को इन्होंने बताया कि हाँ भाई कॉन्टिन्यूस बनते हैं। जैसे कि अगर NHAI की बात करें, जो ठेकेदार सरकार के लिए सड़क बनाते हैं, NHAI को सर्विस दे रहे हैं ठेकेदार, ठेकेदार आर द कॉन्ट्रैक्टर्स आर द सप्लायर एंड NHAI इज द रेसिपिएंट, तो कॉन्टिन्यूस सप्लाई का केस बन गया, क्योंकि सड़क बनाने में 3 से ज़्यादा महीने लगी जाते हैं। प्लस टेलीकॉम वाली कंपनियां सरकार को पेमेंट करती है स्पेक्ट्रम के लिए, तो फिर से वो भी क्या सीन बन गया, कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विस का। मेजर तो ये दो केस है, बाद में देखेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ गया RCM का केस। RCM में फिर से या तो गुड्स का केस या फिर सर्विस का केस। RCM अगर गुड्स का केस है तो क्या बनता है, देखो RCM का केस है तो टैक्स किसने भरना है, रेसिपिएंट ने। तो सरकार कहती है रेसिपिएंट तेरे पास गुड्स आ गए, रिसिप्ट ऑफ गुड्स, टैक्स भर दे भाई, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। या फिर अगर तूने डेट ऑफ पेमेंट, अगर तूने सप्लायर को पे कर दिया तो हमें भी पे कर दे, रेसिपिएंट के पास गुड्स आ गए टैक्स पे कर दो, रेसिपिएंट ने सप्लायर को पे कर दिया, सरकार कहती है हमें भी पे कर दो। या फिर 31 डेज हो गए सप्लायर ने इनवॉइस इशू किए को और रेसिपिएंट की गुवाइता ही नहीं, तो भी रेसिपिएंट को टैक्स पे करना था। 31 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ द सप्लायर, सप्लायर्स इनवॉइस प्लस 31 डेज। और सर्विस के केस में क्या लॉ है, देखो रिसिप्ट ऑफ सर्विस तो कुछ होता नहीं, या तो डेट ऑफ पेमेंट या फिर इधर 30 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, 31 डेज 61 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ द सप्लायर। ठीक है जी। अब RCM में एक स्पेसिफिक केस भी आता है सर्विस के केस में, अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो इससे फ्रॉम योर एसोसिएट एंटिटी, एसोसिएट कौन होती है, सर 20% और मोर वाली, लेकिन सब्सिडरी ना वाली नहीं, वो एसोसिएट कंपनी एक्ट में होता है। ये एसोसिएट इनकम टैक्स वाला है, और ये आपने इंटर में नहीं पढ़ा होता, सेक्शन नंबर 90, 91, 92 ऐसे चलता है, ये फाइनल में पढ़ेंगे अपन। इसमें बेसिकली आपकी होल्डिंग सब्सिडरी भी आ जाएगी और आपकी मोर देन 20% वाली भी आ जाएंगी, सारी आ गई, रिश्तेदार कंपनी सारी आ गई बेसिकली। आपको एक क्लैरिफाई होने की लोड नहीं है, पेपर आपको खुद ही बता देगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम एसोसिएट एंटिटी। इस केस में हो सकता है, देखो अगर तो कंसिडरेशन एग्जिस्ट कर रही है तो डेट ऑफ पेमेंट तो होगी फाइन, लेकिन हो सकता है कभी कभी डेट ऑफ पेमेंट ना हो, तो जिस दिन बुक्स में कोई एंट्री हलचल, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम एक्सपेंस बुक करेंगे या इनकम बुक करेंगे, एक्सपेंस अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इनवर्ट सर्विस ले रहे हैं, तो डेट ऑफ एक्सपेंस बुक करते हैं तो डेबिट करते हैं, तो डेट ऑफ डेबिट एंट्री इन द बुक्स, दैट इज एक्सपेंस बुक करना, विच एवर इज अर्लियर। फिनिश। FCM हो गया, RCM हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो है रह गया ना, तो दो बातें रहेगी, या तो वाउचर या फिर आपका एनहांसमेंट। अब ये वाउचर वाला लॉ और एनहांसमेंट इन वैल्यू सप्लाई वाला लॉ गुड और सर्विस दोनों के लिए सेम है। पहला एनहांसमेंट सुन लो, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सप्लाई फिक्स करी लेट से 25,000, कस्टमर ने पेमेंट डिले कर दी, कस्टमर को एरिया 2,000 और एक्स्ट्रा दे, तो दिस इज नोन एज एनहांसमेंट इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। बाद में जाकर के अगर कुछ एडिशन हो रहा है इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक, और कस्टमर अगर पेमेंट डिले कर दी तो सप्लायर मांगता लेंदा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है रेसिपिएंट देता ही नहीं है, जिद कर लेता है। सरकार कहती है ऐसे करते हैं, लॉ रिलैक्स रखते हैं, जब पैसा आ जाएगा ना
सप्लायर के पास, तब टैक्स भर देना। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जब एक्चुअल में रिसीव हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि सप्लायर ले भी करता है लेकिन रेसिपिएंट मुकर जाता है, तो सप्लायर के पास आता ही नहीं है ना, तो नो टैक्स। और कभी कभी सरकार कहती है ऐसा भी हो सकता है कि आ गया और 2-4 दिन में वो वापस रिफंड ले गया, तो भी नो टैक्स। सप्लायर के पास आया और रेसिपिएंट को रिफंड कर दिया नाल दी नाल, नो टैक्स। ये तो हो गया एनहांसमेंट। प्लस ध्यान में क्या रखना है, कस्टमर से अगर 2000 चार्ज कर लिया पेनल्टी या इंटरेस्ट, अच्छा यहाँ पे इंटरेस्ट अगर चार्ज किया तो क्या टैक्सेबल एग्जम्प्ट है? ये इंटरेस्ट तो कॉम्पोजिट सप्लाई का पार्ट बनेगा, टैक्सेबल ही बनेगा, ये इंटरेस्ट एग्जम्प्ट वाला नहीं है। कस्टमर से जो 2000 इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज कर लिया, क्वेश्चन सैलरी तो मान के चलेंगे कस्टमर से जो 2000 चार्ज कर लिया है, तो ये 2000 टैक्सेबल मान के चलेंगे, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 100 प्लस जीएसटी रेट कर देना, इंक्लूसिव जीएसटी मानना बाय डिफॉल्ट। ये करके आपके पास वैल्यू ऑफ एनहांसमेंट ऑफ सप्लाई निकल आएगी। फिर आ गया वाउचर का केस। अब ये वाउचर कौन से वाले हैं? लेट्स से डोमिनोज पिज़्ज़ा खाने गए, लार्ज पिज़्ज़ा खाया, तो वो कहते हैं ना सर आपके पास ऑप्शन है स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड जो कि 150 रुपये की होती है, आप कूपन खरीदो, आपको कूपन सिर्फ 30 रुपीज़ में पड़ेगा और कूपन के अगेंस्ट स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड रिडीम हो जाएगी। तो आपने 30 पे किया, आपने कहा वाओ जस्ट 30 रुपीज़ में गार्लिक ब्रेड मिलेगी, तो आपने 30 रुपीज़ पे किया और आपने कूपन खरीद लिया। अब सप्लायर की पॉकेट में 30 रुपीज़ आ गए, इसको बोल रहे हैं वाउचर की सप्लाई। क्या डोमिनोज वालों को पता है इस 30 रुपीज़ के अगेंस्ट क्या जाएगा? हाँ, स्पेसिफिक आइटम पता है, गार्लिक ब्रेड का जीएसटी रेट वगैरह भी पता है। तो जिस दिन वाउचर इशू हो गया उसी दिन टीओएस शैल बी, जिस दिन वाउचर इशू हो गया। कब? ओनली इफ सप्लाई आइडेंटिफाइबल। लेकिन अगर अमेजोन की वेबसाइट से अमेजोन का कार्ड खरीदा, गिफ्ट कार्ड, उस केस में अमेजोन को 10,000 कार्ड के लिए 7,000 पे कर दिया। अब 7,000 की पता नहीं ना क्या कुछ अपना खरीद लें, तो फिर जब इशू किया वाउचर, जिस दिन पॉकेट में आया उस दिन तो टैक्स कैसे भरेंगे? तो कहते हैं जब रिडीम होएगा तब, अगर सप्लाई नॉट आइडेंटिफाइबल। अगर अमेजोन की पॉकेट में 7,000 आया है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 7,000 ही बनेगी, डजंट मैटर उस आइटम की वैल्यू एक्चुअल में क्या है। सिमिलरली अगर गार्लिक ब्रेड के केस में गार्लिक ब्रेड फेयर वैल्यू या यूजुअल सेलिंग प्राइस 150, लेकिन डोमिनोज की जेब में आ गया 30, तो टैक्स 30 रुपीज़ के ऊपर भरना है। ट्रांजेक्शन वैल्यू जितना कस्टमर से चार्ज कर लिया 30 रुपीज़ के ऊपर जीएसटी जाएगा। ठीक हो गया जी, टीओएस मेन कहानी खत्म। कोई डाउट? थैंक यू।